हेलो बच्चों, मैं नेहा चौधरी स्वागत करती हूँ आपका। देखिए बच्चों, हम लोग यूनिट नंबर 16 दैनिक जीवन में रसायन पढ़ रहे थे और पिछले वीडियो में हम लोगों ने विभिन्न प्रकार के औषधों के चिकित्सीय प्रभाव के बारे में अध्ययन किया और आज हम लोग बात करेंगे भोजन में रसायन और शोधन अभिकर्मक के बारे में। तो देखिए बच्चों, ध्यान दीजिए। सबसे पहले देखिए भोजन में रसायन। देखिए बच्चों, विशेष उद्देश्यों की पूर्ति के लिए खाद्य पदार्थों में कुछ रसायन यानी खाद्य योज्य मिलाए जाते हैं। वे उद्देश्य निम्नलिखित है। देखिए तो ध्यान दीजिए, यानी विशेष उद्देश्यों की पूर्ति के लिए खाद्य पदार्थों में कुछ रसायन मिलाए जाते हैं और उन रसायन को हम बोलते हैं खाद्य योज्य। ठीक है, और देखिए वो कौन कौन से उद्देश्य हैं। देखिए पहला देखिए खाद्य पदार्थों का परिरक्षण, दूसरा देखिए पौष्टिक गुणवत्ता बढ़ाना और तीसरा क्या है, आकर्षण बढ़ाना। तो देखिए बच्चों, खाद्य पदार्थों के परिरक्षण के लिए, उनमें पौष्टिक गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए या आकर्षण को बढ़ाने के लिए ही उनमें क्या मिलाए जाते हैं, रसायन मिलाए जाते हैं। क्लियर है। आगे देखिए, खाद्य पदार्थों में मिलाए जाने वाले खाद्य योज्यों के प्रमुख वर्ग निम्नलिखित है। तो देखिए जो ध्यान दीजिए, पहला देखिए खाद्य रंजक, दूसरा देखिए सुरुचिक तथा मधुरक, तीसरा देखिए वसा इमल्सीकारक तथा स्थायी कारक, चौथा देखिए आटा सुधारक यानी विरंजक तथा बासीपन रोकने वाले अभिकर्मक, पांचवा देखिए परिरक्षक, छठा देखिए प्रतिऑक्सीकारक, सातवां देखिए पोषणज संपूरक जैसे खनिज, विटामिन तथा एमिनो अम्ल। क्लियर है। तो ये हो गए मुख्य खाद्य योज्य। और देखिए जो ध्यान दीजिए, जो ये 7वें नंबर का पॉइंट है, यानी ये जो खाद्य योज्य है ये हमारे खाद्य पदार्थ की पोषकता से संबंधित है और बाकी जो हमारे खाद्य योज्य है ये हमारे खाद्य पदार्थों में इसलिए मिलाए जाते हैं ताकि खाद्य पदार्थों को लंबे समय तक सुरक्षित रखा जाए या उनमें आकर्षण को बढ़ाया जाए। क्लियर है। चलिए आगे देखिए। अब देखिए कृत्रिम मधुरक। तो देखिए बच्चों, अब हम लोग बात करेंगे कृत्रिम मधुरक के बारे में। और देखिए बच्चों, जो मधुरक है उन्हें कहा जाता है स्वीटनिंग एजेंट। और देखिए अगर हम प्राकृतिक मधुरक की बात करें तो प्राकृतिक मधुरक का उदाहरण होता है सुक्रोज। क्या होता है, सुक्रोज। और देखिए बच्चों, ये मधुरक करते क्या है, ये हमारे खाद्य पदार्थों को मीठा करते हैं यानी उनमें मीठेपन का स्वाद उत्पन्न करते हैं। और देखिए होता क्या है, जब सुक्रोज का या हम बोले जो ये प्राकृतिक मधुरक है सुक्रोज, अगर उसका ज़्यादा उपयोग किया जाता है तो कैलोरी मान बढ़ जाता है और भोजन में अधिक मात्रा में सुक्रोज को लेने से डायबिटीज यानी मधुमेह जैसी बीमारियां हो जाती है। इसीलिए आजकल कृत्रिम मधुरकों का उपयोग किया जाता है। तो देखिए ध्यान दीजिए, वे पदार्थ जो शर्करा के स्थान पर, देखिए शर्करा से मतलब है शुगर, तो देखिए वे पदार्थ जो शर्करा के स्थान पर मधुरक के रूप में प्रयोग में लिए जाते हैं लेकिन उनका कोई पोषण मान नहीं होता, उन्हें कृत्रिम मधुरक कहते हैं। देखिए जो ध्यान दीजिए, वे पदार्थ जिन्हें शर्करा के स्थान पर काम में लिया जाता है यानी ऐसे मधुरक और उनका कोई पोषण मान नहीं होता है, उन्हें क्या कहते हैं, कृत्रिम मधुरक। आगे देखिए, प्राकृतिक मधुरक जैसे सुक्रोज इत्यादि ग्रहण की गई कैलोरी मान को बढ़ाते हैं। ठीक है। सैकरिन एक प्रथम अधिक प्रचलित कृत्रिम मधुरक है जिसकी खोज 1879 में हुई थी। देखिए जो समझने की कोशिश करिए कि जो सैकरिन है, देखिए ध्यान दीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि सैकरिन प्रथम अधिक प्रचलित कृत्रिम क्या है, मधुरक है। और देखिए इसकी खोज कब हुई थी, 1879 में। क्लियर है। और देखिए बच्चों समझने की कोशिश करिए, देखिए ये होती है हमारी सैकरिन की संरचना। देखिए बच्चों समझने की कोशिश करिए कि सैकरिन की संरचना क्या होती है। देखिए बच्चों, ये हमारी होती है सैकरिन की संरचना। ये किसकी संरचना है, सैकरिन की संरचना है। और अगर इसके रासायनिक नाम की बात करें, इसका रासायनिक नाम होता है ऑर्थो सल्फो बेंजीमाइड। देखिए इसका नाम क्या होता है, रासायनिक नाम, इसका रासायनिक नाम होता है ऑर्थो सल्फो बेंजीमाइड और ये हमारी क्या है, सैकरिन की संरचना। ठीक है। तो देखिए बच्चों, ये नाम आपको पता होना चाहिए, ये क्या है, कृत्रिम मधुरक है। चलिए आगे देखिए, यह सुक्रोज से लगभग 550 गुना अधिक मीठी होती है तथा यह एक श्वेत क्रिस्टलीय ठोस है। देखिए यह सुक्रोज से 550 गुना अधिक मीठी होती है और क्या है, ये एक श्वेत क्रिस्टलीय ठोस है। सैकरिन के प्रयोग का लाभ यह है कि इसका शरीर में पाचन नहीं होता। देखिए बच्चों समझिए कितना इंपॉर्टेंट पॉइंट है भाई, सैकरिन को काम में लेने का क्या फायदा है। तो देखिए सैकरिन के प्रयोग का लाभ यह है कि इसका शरीर में पाचन नहीं होता।
तथा यह अपरिवर्तित रूप में ही मूत्र के साथ उत्सर्जित हो जाती है, क्योंकि यह पूर्णतः अक्रिय होती है तथा इससे कोई हानि भी नहीं होती। क्लियर है? चलिए आगे देखिए। इसी कारण इसे मधुमेह के रोगियों के लिए आसानी से प्रयोग में लाया जा सकता है। सैकरीन जल में अविलय होती है। देखिए ध्यान दीजिए, जल में अविलय होती है, लेकिन इसका सोडियम लवण जल में विलय होता है। क्लियर है? आगे देखिए बच्चों, सैकरीन के अतिरिक्त एस्पार्टेम, सुक्रालोस तथा एलिटेम भी महत्वपूर्ण कृत्रिम मधुरक है। तो देखिए ध्यान दीजिए कि सैकरीन के अलावा एस्पार्टेम, सुक्रालोस तथा एलिटेम भी क्या है? कृत्रिम मधुरक है। और देखिए बच्चों, इन कृत्रिम मधुरकों के नाम आपको पता होना बहुत ही जरूरी है, परीक्षा में पूछ लिए जाते हैं। आगे देखिए, सबसे पहले हम बात करेंगे एस्पार्टेम के बारे में। देखिए, यह एक व्यापक रूप से प्रयुक्त किए जाने वाला कृत्रिम मधुरक है। यह एस्पार्टिक अम्ल तथा फेनिल एलानिन से बने डाइपेप्टाइड का मेथिल एस्टर है। यह सुक्रोज की तुलना में लगभग 100 गुना अधिक मीठा होता है। तो देखिए समझिए, जो हमारा एस्पार्टेम होता है ये सुक्रोज की तुलना में 100 गुना अधिक क्या होता है? मीठा होता है। ठीक है, आगे देखिए। एस्पार्टेम का प्रयोग केवल ठंडे खाद्य एवं पेय पदार्थों को मीठा करने के लिए ही प्रयुक्त किया जाता है। देखिए समझिए बच्चों, ये प्रश्न पूछा जा सकता है, भाई एस्पार्टेम का उपयोग केवल ठंडे खाद्य एवं पेय पदार्थों को ही मीठा करने के लिए किया जाता है, क्योंकि देखिए कारण देखिए, क्योंकि इसे खाना बनाने के ताप तक गर्म करने पर यह विघटित हो जाता है। क्लियर है? चलिए आगे देखिए। इसकी संरचना निम्नलिखित है। तो देखिए जो इसकी संरचना देख लीजिए। देखिए ये इसकी क्या हो गई? संरचना हो गई। ये इसकी संरचना हो गई। और इसका देखिए ये वाला भाग, जो ये वाला भाग दिखाया गया है, ये भाग है एस्पार्टिक अम्ल का, यानी एस्पार्टिक अम्ल का भाग है। और ये वाला भाग जो आपको प्रदर्शित किया गया है, यहाँ से लेके यहाँ तक का जो भाग है वो फेनिल एलानिन मेथिल एस्टर का भाग है। ठीक है, और ये देखिए ये हमारे एस्पार्टेम की क्या हो गई? संरचना सूत्र। क्लियर है? आगे देखिए। अब देखिए दूसरा, देखिए सुक्रालोस। देखिए बच्चों, यह सुक्रोज का ट्राइक्लोरो व्युत्पन्न है। देखिए जो समझने की कोशिश करिए कि जो सुक्रालोस है ये सुक्रोज का क्या होता है? ट्राइक्लोरो व्युत्पन्न होता है। शर्करा के समान यह भी क्रिस्टलीय ठोस होता है, लेकिन यह सुक्रोज की तुलना में लगभग 600 गुना मीठा होता है। यह खाना पकाने के तापमान पर स्थायी होता है तथा इससे कोई कैलोरी प्राप्त नहीं होती है। ठीक है, आगे देखिए। सुक्रालोस की संरचना निम्नलिखित है। तो देखिए सुक्रालोस की संरचना देखिए बच्चों, ये हमारे सुक्रालोस की क्या हो गई? संरचना हो गई। और देखिए बच्चों, आप लोगों को पता है, देखिए बच्चों आप लोगों को पता है कि जो सुक्रोज होता है, सुक्रोज का निर्माण होता है ग्लूकोज और फ्रक्टोज से। ठीक है, और ये संरचना है सुक्रालोस की। और अगर आप ध्यान से संरचना को देखेंगे तो देखिए यहाँ पे, यहाँ भी Cl, यहाँ भी Cl, यहाँ भी Cl, यानी कहने का मतलब है कि हम क्या कह सकते हैं कि जो सुक्रालोस होता है वो सुक्रोज का ट्राइक्लोरो व्युत्पन्न होता है। ठीक है, आगे देखिए। तीसरा देखिए एलिटेम। तीसरा क्या है? एलिटेम। ठीक है, देखिए यह एक प्रबल कृत्रिम मधुरक है तथा एस्पार्टेम की तुलना में अधिक स्थायी होता है। यह सुक्रोज से लगभग 2000 गुना अधिक मीठा होता है तथा इसकी मिठास को नियंत्रित करना कठिन होता है। देखिए तो समझिए कि जो एलिटेम है वो सुक्रोज से 2000 गुना अधिक मीठा होता है, लेकिन इसकी मिठास को नियंत्रित करना क्या होता है? कठिन होता है। क्लियर है? आगे देखिए, इसकी संरचना निम्नलिखित है। तो देखिए ये क्या हो गई? इसकी संरचना। देखिए संरचना को ध्यान से देखिए। ठीक है, तो देखिए बच्चों ये हमारी एलिटेम की क्या हो गई? संरचना। ठीक है, तो इस तरीके से आपको ये तीनों प्रकार के जो मधुरक है और उनकी संरचना समझ में आई होगी। हमने पढ़ा एस्पार्टेम के बारे में, सुक्रालेस के बारे में, और ये हमने बात की एलिटेम के बारे में। ठीक है, तो ये हो गई हमारी एलिटेम की संरचना, यानी उसका संरचना सूत्र। चले आगे, चलिए अब देखिए खाद्य परिरक्षक। देखिए बच्चों अब हम लोग बात करेंगे खाद्य परिरक्षक के बारे में, और देखिए इन्हें कहा जाता है फूड प्रिजर्वेटिव। तो देखिए बच्चों, खाद्य पदार्थों को अधिक समय तक पड़ा रखने पर उनमें सूक्ष्म जीव उत्पन्न हो जाते हैं, जिसके कारण ये खराब हो जाते हैं।
अतः वे पदार्थ जिन्हें खाद्य पदार्थों को खराब होने से बचाने के लिए प्रयुक्त किया जाता है उन्हें परिरक्षक कहते हैं। तो देखिए जो समझिए, खाद्य परिरक्षक यानी फूड प्रिजर्वेटिव्स क्या होते हैं भाई? वे पदार्थ होते हैं जिन्हें खाद्य पदार्थों को खराब होने से बचाने के लिए प्रयुक्त किया जाता है। क्लियर है? चलिए आगे देखिए। कुछ सामान्य परिरक्षक निम्नलिखित हैं। देखिए साधारण नमक, चीनी, वनस्पति तेल, सोडियम बेंजोएट। देखिए सोडियम बेंजोएट है C6H5COON है, सोडियम बेंजोएट, सॉर्बिक अम्ल तथा प्रोपेनोइक अम्ल के लवण। तो ये किसके उदाहरण हो गए? सामान्य परिरक्षक के उदाहरण हो गए और ये नाम आपको पता होना चाहिए। ठीक है, आगे देखिए। सोडियम बेंजोएट का प्रयोग सीमित मात्रा में किया जाता है क्योंकि यह शरीर द्वारा उपापचित हो जाता है। एक अच्छे खाद्य परिरक्षक में निम्नलिखित गुण होने चाहिए। तो देखिए पहला, देखिए खाद्य पदार्थों पर इनका लंबे समय तक असर होना चाहिए। ठीक है। दूसरा देखिए ये स्वादहीन होने चाहिए। तीसरा देखिए इन्हें अल्प मात्रा में ही प्रयुक्त किया जाना चाहिए। चौथा देखिए इनकी खाद्य पदार्थों से कोई क्रिया नहीं होनी चाहिए। पांचवा देखिए इनके प्रयोग से जलन, अम्लता, एलर्जी, गैस तथा पित्त नहीं होनी चाहिए। तो देखिए जो समझिए कि जो भी हमारे खाद्य परिरक्षक होते हैं उनमें ये सारे गुण होने चाहिए, यानी खाद्य पदार्थों पर उनका लंबे समय तक असर होना चाहिए, स्वादहीन होने चाहिए, अल्प मात्रा में ही प्रयुक्त किए जाने वाले होने चाहिए, खाद्य पदार्थों से कोई क्रिया नहीं होनी चाहिए, यानी वो खाद्य पदार्थों से कोई भी क्रिया नहीं करनी चाहिए। पांचवा देखिए इनके प्रयोग से जलन है, अम्लता है, एलर्जी है, गैस है या पित्त नहीं बनना चाहिए। ठीक है, चलिए आगे देखिए। अब देखिए प्रतिऑक्सीकारक। देखिए बच्चों अब हम बात करेंगे प्रतिऑक्सीकारक के बारे में जिन्हें एंटीऑक्सीडेंट कहा जाता है। तो देखिए वे रासायनिक यौगिक जो खाद्य पदार्थ पर ऑक्सीजन की क्रिया को धीमी करके उनके परिरक्षण में सहायता करते हैं उन्हें प्रतिऑक्सीकारक कहते हैं। देखिए समझिए भाई ऐसे रसायन जो खाद्य पदार्थों पर ऑक्सीजन की क्रिया को क्या कर देते हैं? धीमी कर देते हैं, या हम बोल सकते हैं कि उनके परिरक्षण में सहायता करते हैं। अरे भाई ऑक्सीजन की क्रिया को धीमा कर वो क्या करते हैं? खाद्य पदार्थों के परिरक्षण में सहायता करते हैं, उन्हें ही प्रतिऑक्सीकारक कहते हैं। आगे देखिए प्रतिऑक्सीकारक महत्वपूर्ण एवं आवश्यक खाद्य योज्य होते हैं। आगे देखिए इनकी ऑक्सीजन के प्रतिक्रिया उस खाद्य पदार्थ की अपेक्षा अधिक होती है जिसका ये परिरक्षण करते हैं। प्रतिऑक्सीकारक वृद्धावस्था के लिए उत्तरदायी मुक्त मूलकों के बनने की दर को भी कम करते हैं। ब्यूटाइलेटेड, देखिए ब्यूटाइलेटेड हाइड्रोक्सी टोलुइन जिसे BHT भी कहते हैं तथा ब्यूटाइलेटेड हाइड्रोक्सी एनिसोल जिसे BHA कहते हैं प्रतिऑक्सीकारक होते हैं। तो देखिए बच्चों ये प्रतिऑक्सीकारकों के उदाहरण हैं और ये दोनों आपको पता होना चाहिए। आपको शॉर्ट फॉर्म भी पता होनी चाहिए BHT, और BHT का पूरा नाम क्या होता है? ब्यूटाइलेटेड हाइड्रोक्सी टोलुइन। तो ये आपको पता होना चाहिए। और दूसरा देखिए BHA यानी ब्यूटाइलेटेड हाइड्रोक्सी एनिसोल। ठीक है, तो ये दोनों क्या हो गए? प्रतिऑक्सीकारक हो गए। ये नाम आपको पता होना चाहिए, परीक्षा में पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, आगे देखिए BHA एक अविषाक्त प्रतिऑक्सीकारक है। देखिए बच्चों हम बात कर रहे हैं BHA के बारे में। देखिए BHA का मतलब है ब्यूटाइलेटेड हाइड्रोक्सी एनिसोल, इसके बारे में हम बात कर रहे हैं। तो देखिए BHA एक अविषाक्त प्रतिऑक्सीकारक है जिसका व्यापारिक नाम सस्टेन है। क्या है व्यापारिक नाम? सस्टेन। मक्खन में BHA मिलाने से इसके सुरक्षित भंडारण का समय महीनों से बढ़कर वर्षों तक पहुंच जाता है। तो देखिए बच्चों मक्खन में अगर BHA इसको मिलाया जाता है तो इसके सुरक्षित भंडारण का समय महीनों से बढ़कर क्या हो जाता है? वर्षों में पहुंच जाता है। कभी कभी अधिक प्रभावी बनाने के लिए BHT और BHA के साथ साइट्रिक अम्ल भी मिलाया जाता है। ठीक है, चलिए आगे देखिए। प्रतिऑक्सीकारक बहुत कम सांद्रता यानी 0.01% से भी कम, या हम बोल सकते हैं लेस देन 0.01%, यानी कहने का मतलब है बहुत कम सांद्रता पर प्रभावी होते हैं तथा ये खाद्य पदार्थों में उपस्थित आवश्यक वसीय अम्ल
एवं विटामिनों के पौष्टिक मान को बनाए रखते हैं। तो देखिए बच्चों कितना अच्छा गुण है इनका। भाई ये क्या करते हैं, ये खाद्य पदार्थों का परिरक्षण तो करते ही हैं, साथ ही साथ ये खाद्य पदार्थों में उपस्थित आवश्यक वसीय अम्लों और विटामिनों के पौष्टिक मान को भी बनाए रखते हैं। ठीक है, आगे देखिए प्रोपिल 3,4,5 ट्राईहाइड्रोक्सी बेंजोएट भी एक प्रतिऑक्सीकारक है जिसे प्रोपिल गैलेट भी कहते हैं। क्लियर है। चलिए आगे देखिए बच्चों। अब देखिए सल्फर डाइऑक्साइड तथा सल्फाइड अंगूरी शराब, बियर, शर्करा की चाशनी, छिले कटे अथवा सूखे फल एवं सब्जियों के परिरक्षण के लिए उपयोगी प्रतिऑक्सीकारक है। तो देखिए समझिए यहाँ पे भाई सल्फर डाइऑक्साइड और जो सल्फाइड है वो अंगूरी शराब, बियर, शर्करा की चाशनी, छिले कटे अथवा सूखे फल एवं सब्जियों के परिरक्षण के लिए क्या है, उपयोगी प्रतिऑक्सीकारक है। क्लियर है। तो यहाँ तक की बात आपको समझ में आई। चलिए आगे देखिए। अब देखिए शोधन अभिकर्मक। तो देखिए बच्चों हम लोगों ने भोजन में रसायन के बारे में अध्ययन कर लिया है, जिसमें हम लोगों ने कृत्रिम मधुरक के बारे में पढ़ा, भोजनों के परिरक्षक के बारे में यानी किस तरीके से खाद्य परिरक्षक काम करते हैं उनके बारे में पढ़ा, और हम लोगों ने प्रतिऑक्सीकारक के बारे में पढ़ा। अब हम बात करेंगे शोधन अभिकर्मक के बारे में। तो देखिए ध्यान दीजिए, शोधन के लिए साबुन तथा अपमार्जकों का प्रयोग किया जाता है। इनसे जल के शोधन गुण में वृद्धि होती है। देखिए समझिए भाई शोधन प्रक्रिया के लिए हम क्या क्या काम में लेते हैं, या तो साबुन या अपमार्जक, और इनसे क्या होता है, जल के शोधन गुण में वृद्धि होती है। आगे देखिए ये कपड़ों तथा त्वचा के साथ चिपकी वसा एवं अन्य पदार्थों को दूर कर देते हैं। आगे देखिए साबुन, सबसे पहले हम पढ़ेंगे साबुन के बारे में। देखिए बच्चों दीर्घ श्रृंखला युक्त वसा अम्लों के सोडियम तथा पोटेशियम लवणों को साबुन कहते हैं। देखिए बच्चों हम लोग यूनिट नंबर 5 में भी साबुन के बारे में पढ़ के आए हुए हैं कि साबुन क्या होते हैं और किस प्रकार से इनकी शोधन अभिक्रिया होती है, और उसी को हम यहाँ पे भी पढ़ेंगे। तो देखिए समझिए दीर्घ श्रृंखला युक्त वसा अम्लों के सोडियम तथा पोटेशियम लवणों को क्या बोलते हैं, साबुन कहते हैं। देखिए संतृप्त तथा असंतृप्त मोनोकार्बोक्सिलिक अम्लों को वसा अम्ल कहते हैं। और देखिए ध्यान दीजिए, जैसे देखिए वसा अम्ल, देखिए स्टेरिक अम्ल C17H35 COOH, ठीक है, ये स्टेरिक अम्ल का सूत्र है। पामीटिक अम्ल C15H31 COOH, ये देखिए पामीटिक अम्ल का सूत्र है, तथा ऑलिक अम्ल C17H33 COOH, ये क्या होता है, ऑलिक अम्ल। ठीक है, ये प्रकृति में प्रमुखता से पाए जाते हैं। क्लियर है बच्चों। आगे देखिए वसा अम्लों के सोडियम लवणों को सोडियम साबुन अथवा कठोर साबुन अथवा धावन साबुन कहते हैं। देखिए तो ध्यान दीजिए भाई वसा अम्लों के जो सोडियम लवण होते हैं उन्हें सोडियम साबुन, कठोर साबुन अथवा धावन साबुन कहते हैं। जबकि पोटेशियम साबुन को, देखिए बच्चों पोटेशियम साबुन से मतलब है वसा अम्लों के पोटेशियम लवण, तो देखिए पोटेशियम साबुन को नहाने के साबुन अथवा मृदु साबुन कहते हैं। क्लियर है। आगे देखिए साबुन बनाना। देखिए बच्चों वसा यानी वसा अम्लों के ग्लिसरील एस्टर को सोडियम हाइड्रोक्साइड के जलीय विलयन के साथ गर्म करने पर साबुन प्राप्त होता है। तो देखिए बच्चों होता क्या है कि वसा या फिर वसा अम्लों के जो ग्लिसरील एस्टर होते हैं उनको सोडियम हाइड्रोक्साइड के जलीय विलयन के साथ जब गर्म किया जाता है तो क्या प्राप्त होते हैं, साबुन। ठीक है, आगे देखिए साबुन बनाने की इस प्रक्रिया को साबुनीकरण कहते हैं। इस अभिक्रिया में वसा अम्लों के एस्टर का जल अपघटन होता है तथा प्राप्त साबुन कोलाइडी अवस्था में होता है। ठीक है, इसे विलयन में सोडियम क्लोराइड यानी NaCl डालकर अवक्षेपित कर लेते हैं। आगे देखिए बच्चों साबुन को पृथक कर लेने के बाद बचे हुए विलयन में ग्लिसरॉल रह जाता है जिसे प्रभाजी आसवन के द्वारा प्राप्त किया जाता है। तो देखिए बच्चों अभिक्रिया देखिए कि किस तरीके से साबुन को बनाया जाता है। तो देखिए
देखिए जो ध्यान से देखिए, ये क्या है, स्टेरिक अम्ल की ग्लिसरील एस्टर, या हम बोल सकते हैं कि स्टेरिक अम्ल का ये क्या है, एस्टर है। ठीक है, इसकी अभिक्रिया हम करवा रहे हैं NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ हम इसकी अभिक्रिया करवा रहे हैं। और देखिए हमारे साबुन का, ये हमारा साबुन बन गया सोडियम स्टेरेट। ये क्या बन गया, देखो सोडियम स्टेरेट बन गया, इसे ही हम क्या बोलते हैं, साबुन बोलते हैं। और लास्ट में क्या बच गया, ग्लिसरॉल। तो देखिए बच्चों, ये अभिक्रिया आपको पता होनी चाहिए कि किस तरीके से वसा अम्लों से या वसा अम्लों के एस्टरों से हम साबुन का निर्माण करते हैं। और देखिए इसके लिए हमने क्या किया, जो स्टेरिक अम्ल का हमें एस्टर दिया हुआ है, यानी ये स्टेरिक अम्ल का ग्लिसरील एस्टर है, इसकी अभिक्रिया हमने सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ करवाई, यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड के जलीय विलयन के साथ इसको गर्म किया, हमें प्राप्त हुआ सोडियम स्टेरेट, जिसे हम क्या बोलते हैं, साबुन। और ये क्या बच गया, ग्लिसरॉल। क्लियर है, तो यह अभिक्रिया आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, आगे देखिए, 8 से 18 कार्बन परमाणु युक्त साबुन की गुणवत्ता अच्छी होती है। 18 से अधिक कार्बन होने पर इनकी जल में विलेयता कम होती है तथा 18 से कम कार्बन होने पर इनकी शोधन शक्ति कम हो जाती है। तो देखिए, तो समझिए भाई, अगर 18 से अधिक कार्बन होता है तो इनकी जल में विलेयता कम होती है तथा 18 से कम कार्बन होने पर, देखिए समझिए भाई, 18 से कम कार्बन होने पर शोधन शक्ति कम हो जाती है। आगे देखिए, सोडियम तथा पोटेशियम साबुन जल में विलय होते हैं तथा इन्हें सफाई के लिए प्रयुक्त किया जाता है। तो देखिए बच्चों, सोडियम तथा जो पोटेशियम साबुन होते हैं वो जल में विलय होते हैं और इसीलिए शोधन क्रिया के लिए, या हम बोल सकते हैं सफाई के लिए इन्हें प्रयुक्त किया जाता है या प्रयोग में लेते हैं। आगे देखिए, पोटेशियम साबुन मृदु होते हैं, अतः इस प्रकार के साबुन त्वचा के लिए कोमल होते हैं। पोटेशियम साबुन बनाने के लिए NaOH के विलयन के स्थान पर KOH का विलयन लिया जाता है। तो देखिए बच्चों, समझिए भाई, पोटेशियम साबुन बनाने के लिए NaOH का जो विलयन है उसके स्थान पर क्या काम में लेते हैं, KOH, यानी पोटेशियम हाइड्रोक्साइड को। ठीक है, आगे देखिए, साबुन के प्रकार। देखिए बच्चों, साबुन के उपयोगों के आधार पर ये अग्रलिखित प्रकार के होते हैं। पहला देखिए, प्रसाधन साबुन। देखिए ध्यान दीजिए, ये अच्छे वसा एवं तेलों से बनाए जाते हैं तथा इनसे क्षार के आधिक्य को निकाल लिया जाता है। इन्हें आकर्षक बनाने के लिए इनमें रंग तथा सुगंध मिलाते हैं। क्लियर है, आगे देखिए, दूसरा देखिए, पानी में तैरने वाले साबुन। देखिए बच्चों, तैरने वाले साबुन बनाने के लिए इनके कठोर होने से पहले इनमें वायु के छोटे छोटे बुलबुले विस्पंदित यानी प्रवाहित किए जाते हैं। तीसरा देखिए, पारदर्शी साबुन। देखिए, साबुन को एथेनॉल में घोलकर और फिर विलायक के आधिक्य को वाष्पित करने से पारदर्शी साबुन बनते हैं। क्लियर है, आगे देखिए बच्चों, चौथा देखिए, औषध साबुन। देखिए, इनमें औषधीय गुण वाले पदार्थ मिलाए जाते हैं। भाई, जो औषध साबुन होते हैं उनमें औषधीय गुण वाले पदार्थ मिलाए जाते हैं। कुछ साबुन में गंधहारक पदार्थ भी मिलाए जाते हैं। पांचवा देखिए, दाढ़ी बनाने का साबुन। देखिए, दाढ़ी बनाने का साबुन बनाने के लिए इसमें रोजिन नामक गोंद मिलाई जाती है, जिससे सोडियम रोजिनेट बनता है, जो झाग बनाने में मदद करता है तथा इसे जल्दी सूखने से बचाने के लिए इसमें ग्लिसरॉल भी मिलाया जाता है। क्लियर है, आगे देखिए बच्चों, धुलाई के साबुन में। अब देखिए, धुलाई के साबुन में सोडियम रोजिनेट, सोडियम कार्बोनेट, सोडियम सिलिकेट तथा बोरेक्स जैसे पूरक भी मिलाए जाते हैं। ठीक है, साबुन की छीलन बनाने के लिए ठंडे सिलेंडर पर साबुन की पतली परत चढ़ाकर उसे छोटे छोटे टुकड़ों के रूप में खुरच लिया जाता है। आगे देखिए बच्चों, दानेदार साबुन सूखे हुए साबुन के छोटे छोटे बुलबुले होते हैं। साबुन का पाउडर तथा मार्जन साबुन में कुछ साबुन और मार्जक यानी अपघर्षी जैसे झामक चूर्ण या बारीक रेत तथा सोडियम कार्बोनेट एवं ट्राई सोडियम फास्फेट जैसे बिल्डर मिले होते हैं। और देखिए, बिल्डर से क्या होता है, बिल्डर से साबुन की क्रियाशीलता बढ़ जाती है। ठीक है, आ रहा है समझ में। आगे देखिए, साबुन की शोधन क्रिया। तो देखिए बच्चों, हम लोगों ने साबुन के बारे में पढ़ लिया कि साबुन क्या होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं। अब बात करेंगे इसकी शोधन क्रिया के बारे में। तो देखिए, साबुन की शोधन क्रिया में
पायसीकरण यानी इमल्सीकरण होता है। देखिए बच्चों, हम पढ़ के आए हुए हैं भाई, मैंने अभी आपको बताया था कि हम लोग साबुन की शोधन क्रिया पढ़ के आए हुए हैं और एक बार वापस हम यहाँ पे इसको समझ लेते हैं। तो देखिए, इस प्रक्रिया में साबुन कपड़े पर लगे ग्रीस तथा मिट्टी के कणों का जल के साथ इमल्शन यानी पायस बनाने में मदद करता है। आगे देखिए स्पष्टीकरण, देखिए समझिए इसे। साबुन के अणु में अध्रुवीय जल विरोधी तथा ध्रुवीय जल स्नेही भाग होता है। देखिए जो मैंने आपको समझाया है कि अगर साबुन की बात की जाए तो साबुन की संरचना के दो भाग होते हैं, एक तो होता है अध्रुवीय भाग और दूसरा होता है ध्रुवीय भाग। तो अध्रुवीय भाग तो होता है जल विरोधी और ध्रुवीय भाग होता है जल स्नेही। ठीक है, तो देखिए कपड़े की सतह पर मिट्टी के कण ग्रीस या तेल द्वारा चिपके रहते हैं। देखिए जो कपड़े की सतह होती है उस पर मिट्टी के कण ग्रीस या तेल के द्वारा क्या होते रहते हैं, चिपके रहते हैं। ठीक है, ग्रीस या तेल जल में अविलय होता है। देखिए ग्रीस या तेल जल में क्या होते हैं, अविलय होते हैं। अतः मिट्टी के कणों को केवल जल द्वारा नहीं हटाया जा सकता। आगे देखिए बच्चों, जब साबुन का प्रयोग किया जाता है तो इसका अध्रुवीय एल्किल समूह तेल की बूंदों में विलय होता है, जबकि ध्रुवीय, देखिए ध्रुवीय है COO- Na+, है ना, तो ध्रुवीय समूह जल में विलय होता है। अतः तेल की प्रत्येक बूंद के चारों ओर ऋणावेश आ जाता है, इससे इमल्सन बन जाता है तथा मिट्टी के कण युक्त तेल की बूंदें जल द्वारा साफ हो जाती है। ठीक है बच्चों, आगे देखिए। साबुन केवल मृदु जल में ही कार्य करते हैं। देखिए जो समझने की कोशिश करिए कि जो साबुन होते हैं वो मृदु जल में, मृदु जल से हमारा मतलब है सॉफ्ट वाटर। तो देखिए साबुन केवल मृदु जल में ही कार्य करते हैं, कठोर जल में नहीं। देखिए जो हार्ड वाटर होता है उसमें साबुन कार्य नहीं करते हैं, समझिए, क्योंकि कठोर जल में Ca2+ तथा Mg2+ आयन होते हैं। देखिए बच्चों कारण क्या है कि कठोर जल में कैल्शियम आयन यानी Ca+2 और मैग्नीशियम आयन Mg2+ आयन होते हैं, इसलिए सोडियम अथवा पोटेशियम साबुन को कठोर जल में घोलने पर वह अघुलनशील कैल्शियम तथा मैग्नीशियम साबुन में परिवर्तित हो जाता है। देखिए जो समझने की कोशिश करिए भाई होता क्या है, भाई जो हमारा साबुन है वो सॉफ्ट वाटर में ही कार्य करता है यानी मृदु जल में ही कार्य करता है, हार्ड वाटर यानी कठोर जल में नहीं। तो इसका कारण क्या है, देखिए बच्चों जो कठोर जल होता है उसमें Ca2+ और Mg2+ आयन होते हैं। ठीक है, और जब इसमें साबुन को काम में लिया जाता है तो क्या होता है, सोडियम अथवा पोटेशियम साबुन, जो सोडियम अथवा पोटेशियम साबुन होता है उसके सोडियम और पोटेशियम की जगह यानी Na+ या जो K+ है उसकी जगह क्या होता है, कैल्शियम या मैग्नीशियम आयन आ जाते हैं। वापस देखिए बच्चों होता क्या है कि जब कठोर जल में साबुन को काम में लिया जाता है तो साबुन के सोडियम आयन और पोटेशियम आयन की जगह कठोर जल के कैल्शियम और मैग्नीशियम आयन आ जाते हैं। यानी कहने का मतलब है कि अब हमारा साबुन किस में बदल गया, कैल्शियम तथा मैग्नीशियम साबुन में, या हम बोल सकते हैं कैल्शियम या मैग्नीशियम के लवणों में बदल जाता है। और देखिए इसे समझने की कोशिश करिए, इस अभिक्रिया से आप इसे और अच्छे से समझ सकते हैं। देखिए बच्चों ये हमारा क्या है, साबुन है, C17H35COONA ये साबुन है। ठीक है, इसकी अभिक्रिया CaCl2 के साथ होगी। समझने की कोशिश करिए भाई, हम यहाँ पे बात करें कठोर जल की और कठोर जल में CaCl2 भी उपस्थित होता है। तो जब इसकी अभिक्रिया, साबुन की अभिक्रिया जब इससे होगी तो देखिए बच्चों होगा क्या, इस सोडियम की जगह, देखिए समझने की कोशिश करें, इस सोडियम की जगह यानी जो सोडियम आयन है Na+ जो आयन है इसकी जगह पे क्या आ जाएगा, Ca+2 आयन आ जाएगा। यानी सोडियम आयन की जगह Ca+2 आयन आ जाएगा। और देखिए समझने की कोशिश करिए, यहाँ पे साबुन के दो अणु भाग लेंगे और इस तरीके से, देखिए इस तरीके से कैल्शियम स्टेरेट यानी जो हमारा सोडियम स्टेरेट था, ये जो सोडियम स्टेरेट है हमारा साबुन, ये बदल गया कैल्शियम स्टेरेट में जो होता है अघुलनशील कैल्शियम साबुन। ठीक है, और साथ में बन गया NaCl। क्लियर है, तो इस अभिक्रिया से आपको ये चीज समझ में आई होगी। ठीक है, चलिए आगे देखिए। ये अघुलनशील साबुन मलफेन की भांति जल से पृथक हो जाते हैं। तो देखिए बच्चों जो ये अघुलनशील साबुन, ये जो अघुलनशील कैल्शियम साबुन बना है यह मलफेन की भांति जल से पृथक हो जाते हैं तथा शोधन अभिकर्मक के रूप में उपयुक्त नहीं रहते। ये अच्छी धुलाई में रुकावट डालते हैं क्योंकि यह अवक्षेप कपड़ों के रेशों पर चिपचिपे पदार्थ की तरह चिपक जाते हैं। ठीक है,
कठोर जल से धुले बाल इसी चिपचिपे पदार्थ के कारण ही चमकदार नहीं होते हैं। क्लियर है? आगे देखिए, कठोर जल और साबुन से धुले कपड़ों में इस चिपचिपे पदार्थ के कारण रंजक भी एक समान रूप से अवशोषित नहीं होता है। ठीक है बच्चों, आई बात समझ में यहाँ तक की? आगे देखिए, अब देखिए संश्लिष्ट अपमार्जक। तो देखिए बच्चों, अब हम लोग संश्लिष्ट अपमार्जक के बारे में पढ़ेंगे। तो देखिए, संश्लिष्ट अपमार्जक वे शोधन अभिकर्मक होते हैं जिनमें साबुन के सभी गुण पाए जाते हैं, लेकिन रासायनिक दृष्टि से ये साबुन नहीं होते, अतः इन्हें साबुन रहित साबुन भी कहा जाता है। ठीक है, आगे देखिए, अपमार्जक कठोर जल में भी झाग बनाते हैं, अतः इन्हें कठोर तथा मृदु दोनों प्रकार के जल में उपयोग में लिया जा सकता है। तो देखिए बच्चों, जो अपमार्जक होते हैं उन्हें कठोर जल में भी काम में ले सकते हैं और मृदु जल में भी। क्लियर है? आगे देखिए, संश्लिष्ट अपमार्जक 3 प्रकार के होते हैं। तो देखिए तीनों प्रकार देखिए इनके, पहला देखिए धनायनी अपमार्जक, दूसरा देखिए ऋणायनी अपमार्जक और तीसरा देखिए अनआयनिक अपमार्जक। तो अब हम इन तीनों के बारे में पढ़ेंगे। तो देखिए, पहला देखिए धनायनी अपमार्जक। देखिए बच्चों, धनायनी अपमार्जक एमिनो के एसीटेट, क्लोराइड या ब्रोमाइड आयनों के साथ बने चतुष्क अमोनियम लवण होते हैं। देखिए समझिए बच्चों, भाई जो धनायनी अपमार्जक होते हैं वो क्या होते हैं? एमिनो के एसीटेट, क्लोराइड या ब्रोमाइड आयनों के साथ बने हुए चतुष्क अमोनियम लवण होते हैं। इनमें धनात्मक भाग में लंबी हाइड्रोकार्बन श्रृंखला तथा नाइट्रोजन परमाणु पर धन आवेश होता है, अतः इन्हें धनायनी अपमार्जक कहते हैं। ठीक है, आगे देखिए, उदाहरण देखिए, सेटिल ट्राई मेथिल अमोनियम ब्रोमाइड। ये देखिए बच्चों, हमारे धनायनी अपमार्जक का क्या है? उदाहरण है। और देखिए इसकी संरचना देख लीजिए। देखिए बच्चों, इस संरचना को समझने की कोशिश करिए। देखिए ये संरचना है हमारी सेटिल ट्राई मेथिल अमोनियम ब्रोमाइड यानी धनायनी अपमार्जक की है। और देखिए इसमें, देखिए इस पे तो प्लस है और Br पे माइनस। क्लियर है? तो ये हमारा क्या हो गया? धनायनी अपमार्जक हो गया। ये संरचना आपको पता होनी चाहिए। क्लियर है? चलिए आगे देखिए, आगे देखिए बच्चों, धनायनी अपमार्जकों को बालों के कंडीशनरों में प्रयुक्त किया जाता है तथा इनमें जीवाणुनाशक गुण पाया जाता है। महंगे होने के कारण इनका उपयोग सीमित मात्रा में होता है। क्लियर है? तो आया समझ में आपको कि धनायनी अपमार्जकों को बालों के कंडीशनरों में प्रयुक्त किया जाता है, इनमें जीवाणुनाशक गुण होता है और महंगे होने के कारण इनका उपयोग क्या है? सीमित मात्रा में इनका उपयोग होता है। और ये मैंने आपको धनायनी अपमार्जक की संरचना बता दी। ठीक है, चलिए आगे देखिए। अब दूसरा देखिए ऋणायनी अपमार्जक। देखिए बच्चों, ऋणायनी अपमार्जक लंबी श्रृंखला युक्त सल्फोनीकृत एल्कोहलों अथवा हाइड्रोकार्बनों के सोडियम लवण होते हैं। और देखिए उदाहरण देखिए, जैसे सोडियम पी एल्किल यानी पैरा एल्किल। समझिए, पी का मतलब है पैरा। सोडियम पैरा एल्किल बेंजीन सल्फोनेट तथा सोडियम लॉरिल सल्फोनेट या सल्फेट। ठीक है, ये इसके क्या हो गए? उदाहरण हो गए। चलिए आगे, दीर्घ श्रृंखला वाले एल्कोहलों की सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल यानी H2SO4 के साथ अभिक्रिया कराने पर पहले एल्किल हाइड्रोजन सल्फेट बनते हैं। देखिए जो समझने की कोशिश करिए कि दीर्घ श्रृंखला वाले जो अल्कोहल है उनकी सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल से अभिक्रिया कराने पर सबसे पहले क्या बनते हैं? एल्किल हाइड्रोजन सल्फेट बनते हैं, जिनकी क्रिया क्षार से कराने पर ऋणायनी अपमार्जक बनते हैं। क्लियर है? आगे देखिए, इसी प्रकार एल्किल बेंजीन सल्फोनेट, एल्किल बेंजीन सल्फोनिक अम्लों की क्षार के साथ क्रिया से प्राप्त होते हैं। तो देखिए जो समझने की कोशिश करिए। देखिए यहाँ पे देखिए किस तरीके से ऋणायनी अपमार्जकों का निर्माण होता है, समझने की कोशिश करिए। देखिए बच्चों,
देखिए ध्यान दीजिए, देखिए बच्चों ये क्या है, लोरोइल अल्कोहल। देखिए समझिए ये क्या है, लोरोइल अल्कोहल है। ठीक है, लोरोइल अल्कोहल की अभिक्रिया हम सबसे पहले सांद्र H2SO4 के साथ करवाएंगे, ये बन गया लोरोइल हाइड्रोजन सल्फेट। ठीक है, तो समझिए यहाँ पे क्या बन गया, लोरोइल हाइड्रोजन सल्फेट का निर्माण हो गया। ठीक है, और जब इस लोरोइल हाइड्रोजन सल्फेट की अभिक्रिया NaOH के साथ करवाएंगे, ये बन गया सोडियम लोरोइल सल्फेट। यानी लोरोइल हाइड्रोजन सल्फेट के हाइड्रोजन की जगह कौन आ गया, सोडियम आ गया। ठीक है, यानी H+ की जगह Na+ आ गया, ये बन गया सोडियम लोरोइल सल्फेट। यानी ऋणायनी अपमार्जक का क्या हो गया, निर्माण। क्लियर है। इसी तरीके से देखिए बच्चों, देखिए ये है डोडेसिल बेंजीन। ये क्या है, डोडेसिल बेंजीन है। इसकी भी अभिक्रिया हम H2SO4 के साथ करवाएंगे, ये बन गया डोडेसिल बेंजीन सल्फोनिक अम्ल। ठीक है, और ये जो डोडेसिल बेंजीन सल्फोनिक अम्ल बना है, इसकी अभिक्रिया अगर NaOH के साथ करवाएंगे, ये बन गया सोडियम डोडेसिल बेंजीन सल्फोनेट, जो होता है ऋणायनी अपमार्जक। ठीक है, इस तरीके से ऋणायनी अपमार्जक का क्या होता है, निर्माण होता है। क्लियर है बच्चों। आगे देखिए, अब देखिए एल्किल बेंजीन सल्फोनेटों के सोडियम लवण महत्वपूर्ण ऋणायनी अपमार्जक होते हैं। ऋणायनी अपमार्जकों में इनका ऋणात्मक भाग शोधन क्रिया में भाग लेता है। ठीक है, ये सामान्यतः घरेलू उपयोग में आते हैं। ऋणायनी अपमार्जक दंत मंजन में भी प्रयुक्त किए जाते हैं। ठीक है, आगे देखिए तीसरा, देखिए अब अनायनिक अपमार्जक। देखिए बच्चों अब हम बात करेंगे अनायनिक अपमार्जक के बारे में। देखिए अनायनिक अपमार्जकों में कोई आयन नहीं होता है, अतः इसे अनायनिक अपमार्जक कहते हैं। उदाहरण देखिए बच्चों, स्टेरिक अम्ल तथा पॉलीएथिलीन ग्लाइकोल की अभिक्रिया से बना अपमार्जक। तो देखिए समझिए यहाँ पे किस तरीके से अनायनिक अपमार्जक का निर्माण होता है। देखिए बच्चों, देखिए ये हो गया स्टेरिक अम्ल, ये स्टेरिक अम्ल हो गया, और ये हो गया पॉलीएथिलीन ग्लाइकोल, ये पॉलीएथिलीन ग्लाइकोल हो गया। और देखिए इनकी अभिक्रिया से ये अनायनिक अपमार्जक बन गया। ठीक है, और देखिए अनायनिक अपमार्जकों में क्या होता है, कोई भी आयन नहीं होता है, और देखिए इसमें जल का अणु बाहर निकल जाता है। क्लियर है। आगे अब देखिए अनायनिक अपमार्जक बर्तन धोने में द्रव अपमार्जक के रूप में प्रयुक्त किए जाते हैं। साबुन की तरह ये भी तेल तथा वसा को मिसेल बनाकर दूर करते हैं। ठीक है, अब नोट देखिए बच्चों, देखिए साबुन तथा अपमार्जक दोनों ही पृष्ठ सक्रिय पदार्थ है। देखिए बच्चों दोनों ही क्या होते हैं, पृष्ठ सक्रिय पदार्थ होते हैं, अतः ये जल के पृष्ठ तनाव को कम कर देते हैं। यही इनकी शोधन क्रिया का क्या है, आधार है। क्लियर है बच्चों। आगे देखिए, अब देखिए जैव निम्नीकृत तथा जैव अनिम्नीकृत अपमार्जक। देखिए बच्चों अब हम बात करेंगे जैव निम्नीकृत तथा जैव अनिम्नीकृत अपमार्जकों के बारे में। देखिए ध्यान दीजिए, वे अपमार्जक जो जीवाणुओं द्वारा आसानी से विघटित हो जाते हैं उन्हें जैव निम्नीकृत अपमार्जक कहते हैं। इनसे प्रदूषण नहीं होता है। देखिए इनसे प्रदूषण नहीं होता। उदाहरण देखिए, अशाखित हाइड्रोकार्बन श्रृंखला युक्त अपमार्जक जैसे एन-लोरिल सल्फेट, ये इसका क्या हो गया, उदाहरण। आगे देखिए, वे अपमार्जक जो जीवाणुओं द्वारा आसानी से निम्नीकृत नहीं होते उन्हें जैव अनिम्नीकृत अपमार्जक कहते हैं। अपमार्जक जिनमें हाइड्रोकार्बन श्रृंखला शाखित होती है वे जैव अनिम्नीकृत होते हैं। देखिए समझिए, ऐसे अपमार्जक जिनमें हाइड्रोकार्बन श्रृंखला कैसी होती है, शाखित, वो क्या होते हैं, जैव अनिम्नीकृत अपमार्जक होते हैं। क्लियर है बच्चों। आगे देखिए, इनका निम्नीकरण धीमा होने के कारण ये एकत्र होते जाते हैं तथा जल के साथ तालाब, नदी आदि में पहुंच जाते हैं एवं झाग उत्पन्न करते हैं। देखिए समझिए बच्चों, होता क्या है कि इनका निम्नीकरण धीमा होने के कारण ये एकत्र हो जाते हैं और जल के साथ तालाब में, नदी में यानी जलाशयों में पहुंच जाते हैं, वहाँ पे झाग उत्पन्न करते हैं जिससे पानी प्रदूषित हो जाता है। आजकल हाइड्रोकार्बन श्रृंखला में शाखन को नियंत्रित करके इसे न्यूनतम रखा जाता है। अशाखित श्रृंखलाएं आसानी से जैव निम्नीकृत हो जाती है, अतः प्रदूषण नहीं होता है। क्लियर है। आया समझ में आपको ये जैव निम्नीकृत और अनिम्नीकृत अपमार्जक। तो देखिए बच्चों, इसी के साथ हमारी ये यूनिट समाप्त हो गई है। और देखिए आज हम लोगों ने पढ़ा भोजन में अभिकर्मकों के बारे में, यानी भोजन में किस तरीके से रसायन काम में लिए जाते हैं, और दूसरा हमने पढ़ा शोधन अभिकर्मक के बारे में, यानी शोधन में काम आने वाले रसायनों के बारे में।
और देखिए बच्चों, इनकी आप प्रैक्टिस करिए, यहाँ से प्रश्न बनते हैं, पूछे जाते हैं। क्लियर है? और देखिए बच्चों, अब आगे आने वाले वीडियो में हम अभ्यास प्रश्नों के ऊपर चर्चा करेंगे। ठीक है, धन्यवाद।